सो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो तुम सब। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे प्रोग्रामिंग इन सी का पहला यूनिट। अभी पूरा होगा वन शॉट, ठीक है, पूरा वन शॉट होगा यूनिट वन, ठीक है। इसके अंदर तुम्हें सब बताएंगे प्रोग्रामिंग सी के बारे में। और ये यूनिट ना, मतलब पूरा बेसिक है सी का, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग तो हमारी पहले कंप्यूटर हिस्ट्री से होगी, फिर हिस्ट्री ऑफ सी आएगी, ठीक है। फिर आपको सी के आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, ये सब क्या होते हैं, आपको इन सब चीज़ों के बारे में इसमें पता लगेगा, ठीक है। तो करते हैं ये, ठीक है, शुरू करते हैं जैसा भी है। और तुमको मज़ा आएगा, सही बता दो। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है। और जो भी तुम्हें अगर नोट्स साथ में बनाने हैं, वैसे तुम्हें नोट्स तो ही मिल ही जाएंगे, ठीक है। नहीं भी बनाओगे तो दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे ये वाले यूट्यूब के। बातों को ध्यान से सुनना बस मेरी, ठीक है। और चीज़ें समझना, ठीक है, समझने में फोकस करना। पूरा थ्योरी चैप्टर, पूरा थ्योरी, सही बता दो, ठीक है। ईजी है, आराम से होगा। सिलेबस देख लेते हैं, मैंने भैया सिलेबस क्या है। मैंने तुम्हें बताया था कि कंप्यूटर की हिस्ट्री चलेगी। कंप्यूटर सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, क्रिएटिंग एंड रनिंग प्रोग्राम्स, प्री प्रोसेसर, कंपाइलेशन प्रोसेसर, आइडिया ऑफ इन्वोकेशन, बहुत चीज़ें है भाई, मतलब वही है, हिस्ट्री है कंप्यूटर की, ठीक है। और कुछ नहीं है इसके अंदर। इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज यहाँ से शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसकी भी हिस्ट्री आएगी, बेसिक स्ट्रक्चर आएगा, प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग एंड रनिंग अ सी प्रोग्राम, सी टोकन्स, कीवर्ड आइडेंटिफायर्स, ठीक है। तो ये सब थोड़ी सी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। ये वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है, ये ऑपरेटर्स तो एक्सप्रेशन, हाँ ये असाइनमेंट तक सारे इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं, समझ आएगी धीरे धीरे चीज़ें। तो भैया पहले तो आता है कंप्यूटर सिस्टम क्या था, कंप्यूटर क्या होता है। क्या होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर से आप अपना कोई एक, आप तुम लोग होगे डिजिटल डिवाइस है जो हमारा काम कर देता है, हमारे काम को एफिशिएंटली कर देता है, ठीक है। एक हम मैन मेड चीज़ है जो हमारा काम करती है, एक मशीन है। सिंपल सी बात है, क्या है कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है। अब उस कंप्यूटर के सिस्टम क्या है भाई, सिस्टम तुम सबको पता है, दो होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये दिखेगा ना, हाँ दिख रहा है, सही है, नाइस। तो कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ये सबको पता है, मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, तुम सबको ही पता है ये चीज़ क्या है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड रिलेटेड डेटा दैट प्रोवाइड्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, ठीक है। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू वन और मोर कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड डेटा हेल्ड इन द स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर फॉर सम पर्पस, ठीक है। पता है ये क्या होता है, कंप्यूटर की सारी अंदर की बात है कि आपका सॉफ्ट, आपके डेटा टाइप, डेटा फाइल्स कहाँ सेव होएगी, आपका डेटा का स्टोर हो रहा है, फाइल्स कैसे लोकेट हो रही है, ये सब आपका सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के अंदर हो रहा है, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, फिजिकल एलिमेंट्स, तुम्हें पता ही है, द कंप्राइज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक है। तो ये माउस हो गया आपका, तो ये सब आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है, ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा देखूंगा, ये तुम्हें आता है, ठीक है, तो सबको पता है क्या चीज़ है, ओके। हाँ, व्हाट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज, मैंने बताया ही है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ रूल दैट प्रोवाइड द वे ऑफ टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशंस आर टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है। क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेट ऑफ रूल्स है दैट प्रोवाइड्स अ वे ऑफ टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करना, क्या परफॉर्म हमें करना है, ओके। चलो, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, क्या, हर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना, सही लिखा है, हर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो पार्ट में कंसिस्ट होती है, क्या है, एक सिंटेक्स और सिमेंटिक्स, ठीक है। सिंटेक्स क्या होता है कि आप लिखते कैसे हो अपने कोड को, ठीक है। जैसे तुम्हें बता दो सी में कैसे लिखते हैं। सी में जो आपका सिंटेक्स चलता है ना, सबसे पहले आपको ये देना पड़ता है, हैश टैग इंक्लूड, यहाँ पे आ जाएगा क्या, चलिए एक दे देता हूँ, stdio.h। ये क्या है, ये एक हेडर फाइल है सी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। ये आपको आगे समझाऊंगा क्या है ये चीज़ें, ठीक है, ये आएगी आगे और चीज़ें कैसे टोटल होती है। तो ये क्या है, हैश टैग न्यू stdio.h, इससे आपका कोड शुरू होता है सी का, ओके। तो ये चीज़ है आपका सी का है, तो इसको हम कह, इसकी हमारा सबसे पहला हेडर फाइल होती है, इसको हम हेडर फाइल कहते हैं, ओके। और अगर इसका स्ट्रक्चर अच्छे से बनाऊँ मैं, तो उसको फिर आप लिखते हो, अपना जो प्रोग्राम लिखते हो आप वैसे शुरू करते हो, इंट मेन, ठीक है। इंट मेन के अंदर अपना पूरा अपना प्रोग्राम लिखते हो, और साथ में इसके अंदर ही डालते हो एक रिटर्न ज़ीरो, ठीक है। ये हम डालते हैं इसलिए ताकि इसका मतलब है कि हमारा जो कोड है यहाँ पे ख़त्म हो गया है, हम अब एक वैल्यू को रिटर्न करते हैं,
खत्म समझ लो तुम लोग कि हमारा कोड यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर हम एक वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। ओके, सिंपल, समझ आ गया सबको? ठीक है, बाकी एट मेन के आगे जो चीज़ें होती है वो हमारी मेन फंक्शन की लाइन होती है। इनफिनिट इसलिए लगता है कि हम मेन फंक्शन अपना मेन आउट कोड लिख सके उसके अंदर। ठीक है, ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिमेंटिक्स क्या, सेट ऑफ प्री डिफाइंड वर्ड्स। प्री डिफाइंड वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे आपको मैंने बोला हेडर फाइल आपकी ये प्री डिफाइंड वर्ड है कि प्री डिफाइंड पहले से रिटर्न जीरो आपका प्री डिफाइंड है पहले से, कि डलता है भाई सी लैंग्वेज, सी और सी प्लस में रिटर्न जीरो डलता है। ठीक है, जेएस में नहीं आप डालते। ठीक है, आपके डेव डेव के आई थिंक आप उसमें इतनी नहीं डालते, क्या कहते हैं, रिटर्न जीरो। ठीक है, आपका सी सी प्लस में तो डलता है। ठीक है, अगर आप आगे डीएसए वगैरह करोगे वो डलेगा ही डलेगा रिटर्न जीरो तो। ठीक है, तो ये आपका प्री डिफाइंड वर्ड है। ठीक है, इंट मेन, भाई कोड लिखने शुरू करना ना इंट मेन लिखना ही लिखना है। ठीक है, प्री डिफाइंड वर्ड है। ओके, या फिर अगर तुम फंक्शन लिखते हो, फंक्शन में तुम आगे बढ़ोगे एक वॉइड मेन करके भी आता है, वॉइड करके भी आता है। ठीक है, उसके अंदर फंक्शन लिखते हो, तब आप रिटर्न नहीं लिखते। आगे समझाऊंगा, तुम्हें चीज़ें समझ आएगी, आगे ये आएगा, यूनिट 2 में आएगा। मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देगा अच्छे से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ये ना देखो, यूनिट 1 से अगर सवाल बनना हुआ ना, इस स्लाइड से बनेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट कर देता हूँ इसे आपको, जहाँ मैंने 4 लगा दिया ना, यहाँ से सवाल बन सकता है। ठीक है, आता है पेपर में। कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज की टाइप क्या होती है भाई? हमने इनको 3 टाइप में बांट रखा है। ठीक है, तुम्हें दिख रहा है हाई लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। ठीक है, हम हाई वाले हैं तो हम हाई लेवल से शुरू करते हैं। ठीक है, चलो मजाक कर रहा हूँ, चलो हाई लेवल से शुरू करते हैं। क्या लिखा है? High level language is very similar to human languages and has a set of grammar rules that are used to make instructions more easily. मतलब क्या इसका? हाई लैंग्वेज क्या, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? इट इज सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है, एकदम आपकी ह्यूमन लैंग्वेज जैसी होती है। ठीक है, जैसे आपका सेट ऑफ ग्रामर रूल्स, आपकी ग्रामर इसमें चलती है, वोकैबुलरी आपकी चलती है कि हाँ कैसे इसको लिखना है, हमने ही डिफाइन किया भाई। हम ह्यूमंस ने इन लैंग्वेज को बना रखा है कि हाँ इस चीज़ में इसको ऐसे करेंगे, ग्रामर इसकी ऐसी रहेगी। ठीक है, ग्रामर रूल्स इसके होते हैं जो हमारे इंस्ट्रक्शंस को ईजी बनाते हैं भाई, कि हाँ हमें कोड करने में ईजी हो रहा है। ठीक है, जैसे आपकी सी सी लैंग्वेज है, अरे यार सॉरी, हाँ आपकी सी लैंग्वेज है, आपकी सी प्लस प्लस है, आपकी जावा है, और कोई भी लैंग्वेज ले लो, एस एस जे एस ले लो, रिएक्ट ले लो। ठीक है, वो सब आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, वो हम ह्यूमंस नहीं बनाई है एक ग्रामर रूल के साथ कि इसको हम ऐसे फॉलो करके, इसका सिंटैक्स ही है। ठीक है, ऊपर पता है ना सिंटैक्स, ग्रामर रूल्स, इसका सिंटैक्स ही है। ठीक है, कि हम इस सिंटैक्स में इसको फॉलो करेंगे। आपका पाइथन भी ले लो। ठीक है, तो ये है आपका हाई लेवल लैंग्वेज, बहुत ईजी है, पेपर में आता है, आराम से चीज़ें लिख देना, नंबर पक्के है। मिडिल लेवल असेंबली लैंग्वेज, middle level language is a computer language in which the instructions are created using symbols such as letters, digit and special characters. भाई क्या है मिडिल लैंग्वेज? मिडिल लैंग्वेज भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज ही है जो आपके इंस्ट्रक्शंस देती है, इन विच द इंस्ट्रक्शन जो हम बनाते हैं वो आपके बनते हैं सिंबल्स से, जो आपके होते हैं लेटर हो गए, आपके डिजिट हो गया, आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए। ऐसा गिवन है, देखो ये चीज़। ठीक है, लाल से दिख नहीं रहा होगा, क्या दिख गया? एक सेकंड रुको, ये ठीक है ना, हट जाओ। हाँ चलो ये फिर भी ठीक है, ओके बेटर है। तो ये आपका होता है सिंबल्स, मेन कैरेक्टर है। ए आपका कैरेक्टर हो गया, बी आपका कैरेक्टर हो गया, ऐड आपका एक स्पेशल कैरेक्टर मान लो। ठीक है, और कुछ सिंबल्स हो गया, कुछ डिजिट्स हो गए, तो वो आपकी मिडिल लैंग्वेज होती है। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर। ओके, हाँ तो अब उसके बाद आती है आपकी लो लेवल। अब लो लेवल क्या होती है भाई? लो लेवल होती है मशीन लैंग्वेज। अब इसका अंदर काम क्या होता है, आओ पढ़ते हैं। क्या लिखा है, लिख के देखो क्या लिखा है, सब इस पे लिखा हुआ है। लो लैंग्वेज लैंग्वेज द ओनली लैंग्वेज व्हिच कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। द मशीन लैंग्वेज कंटेन्स ओनली टू सिंबल्स, वन एंड जीरो। ठीक है, ये आप कंप्यूटर को जो आप लैंग्वेज देते हो ना, वन कॉमा वन जीरो में, जो आपकी हम बाइनरी कहते हैं कि एक बाइनरी लैंग्वेज है ये। ठीक है, तो उसको ही हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, जो हमारा कंप्यूटर समझता है। हमारा कंप्यूटर हमारी भाषा को वन जीरो इनमें ही समझेगा। ठीक है, बाइनरी फॉर्म में क्या है, इसको बाइनरी फॉर्म कहते हैं ना, पढ़ा होगा, वन जीरो वन जैसे तुम कहते हो। ठीक है, ये सब हमारा कंप्यूटर ही समझता है भाई। ठीक है, कंप्यूटर आपकी मशीन लैंग्वेज समझेगा। ठीक है, यही है। ओके, हाँ, आपकी जो मिडिल लैंग्वेजेस होती है ना, ये वाली,
ये मिडल लैंग्वेजेस आपकी दोनों सपोर्ट करते हैं। ये आपकी मिडल लैंग्वेज को आपकी हाई लेवल में सी सी प्लस जावा भी सपोर्ट करेगा मिडल लैंग्वेज आपकी, और आपकी लो लैंग्वेज को भी सपोर्ट करेगा, बाइनरी को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। मतलब बेसिकली ये इन दोनों के बीच के दोनों को सपोर्ट करने वाला चीज़ है, और ये इंडिपेंडेंट मशीन है एक, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसको असेंबली लैंग्वेज कहते हैं कि हाँ भाई असेंबल किसके साथ किसी के साथ भी हो सकती है। ओके, समझ गए, आगे बढ़े, चलो, इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेना ध्यान से, ओके। चलो, अब बात आती है हम प्रोग्राम लिखते कैसे हैं, प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं, ये बात आती है। चलो इसको बताता हूँ इजी वे में, एकदम इजी वे में, मज़ा आ जाएगा। मतलब मैं थोड़ा सा ना मार कर, हाँ ठीक है, ये ठीक है, चलो, यस, हाँ, चलो, creating and running a program, there are 4 steps in this process: writing and editing the program using text editor source code। क्या मतलब है ये इसका, मैं बताता हूँ। आपको ना जब भी आप कोड करना होता है ना, आप लोग कोई फाइल खोलते हो, ठीक है। मतलब आपको अगर आपने जैसे पाइथन वगैरह पढ़ी होगी अपनी 11th-12th में, तो आप एक पाइथन की वहाँ पे फाइल खोलते हो, आइडल पाइथन करके, ठीक है, आइडियली पाइथन करके फाइल खोलते हो, वहाँ पे अपना कोड करते हो, ठीक है। वो क्या है, वो उसकी एक प्लेस कह लो आप अभी के लिए, उसकी एक प्लेस है, वो उसकी एक जगह है जहाँ पे आप उसको कोड करते हो, जहाँ पे वो रन होती है, वहाँ पे उसकी सारी लाइब्रेरीज होती है, ठीक है। वैसे ही आपके पास और टेक्स्ट सोर्स कोड होते हैं, मतलब आपके पास और टेक्स्ट एडिटर होते हैं। कैसे, आपका वी, अरे नहीं यार, अच्छा नहीं चल रही है, वी एस कोड हो गया आपका, और क्या हो गया, रेपलेट हो गया, ठीक है। मैं बेसिकली आजकल के लोग तो सब लोग वी एस कोड में ही करते हैं वैसे प्रोग्रामिंग, ठीक है। बहुत यूज़फुल है, आप लोग भी करोगे आगे जाके, ठीक है। तो ये आपका एक टेक्स्ट एडिटर है कि यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट डालते हो, अपना कोड डालते हो, आप अपना सोर्स कोड डालते हो, ठीक है। अब तो फ्लो चार्ट समझना, फ्लो चार्ट भी तुम्हें साथ साथ समझाऊंगा। इसमें क्या क्या फ्लो चार्ट में, प्रोग्रामर है उसने टेक्स्ट एडिटर में, मतलब आपका कोड एडिटर जो है उसने अपना कोड डाला, मान लो इस वी एस कोड में मैंने अपना कोड डाला, इंट मेन करके, इंक्लूड stdio.h, इंट मेन करके फंक्शन बना के, कोड बना के, अपना मेन कोड बना के, रिटर्न 0, ये मेरा सोर्स कोड बन गया, ठीक है। क्या बन गया, मेरा सोर्स कोड बन गया। नेक्स्ट है, कंपाइल द प्रोग्राम यूजिंग एनी सी कंपाइलर, कंपाइल द प्रोग्राम यूजिंग एनी सी कंपाइलर। वी एस कोड आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे डॉट सी लगता है, अगर आपको जब भी अपना प्रोग्राम कंपाइल करना हो, ठीक है। आपको फाइल बनानी है, फाइल बनाओगे डॉट सी से बनाओगे, ठीक है, वो खुद कंपाइल कर लेगा। कंपाइल किया हमने, रन किया, रन करता हो वहाँ पे, तो वो फाइल अभी कंपाइल होगी, वो आपकी कन्वर्ट होगी एक ऑब्जेक्ट में, जिसको हम कहते हैं बाइनरी फॉर्म में होती है कन्वर्ट, जो आपके कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है, ठीक है। आगे बढ़ो, लिंकिंग द प्रोग्राम विद द रिक्वायर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स, इसका मतलब क्या है भैया, जो आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं ना, ये आपके प्रोग्राम को लिंक करते हैं विद द रिक्वायर्ड लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी है ना आपकी, इसको आप इसके साथ लिंक करते हैं चीज़ों को, कि कैसे चीज़ें, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट बना, जो आपने कोड दिया है, वो कैसे हम उसको अपनी लाइब्रेरी से चीज़ें उठा के उसका आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है, लिंक करते हैं चीज़ों को, कि कैसे उसको और एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं, ठीक है। जैसे वो लिंक हो जाएगी ना एक बार आपकी लाइब्रेरी उसे लिंक कर से, तो उस फॉर्म वो एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में आ जाएगी, ठीक है। होगा वो बाइनरी ही, बट वो एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में आ जाएगी। देन थ्रू रनर इट विल बी कम एज रिजल्ट, जो हम ह्यूमन लैंग्वेज, जो हम ह्यूमन समझते हैं, जो ह्यूमन लैंग्वेज में होती है और जो हम ह्यूमन समझते हैं, ठीक है। तो एंड में आपका आ जाता है एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम डॉट ई एक्स फाइल जो आपकी होती है, ओके, कंप्लीट। ये होता है आपका क्रिएटिंग एंड रनिंग प्रोग्राम। ऐसे आप उसको करना, प्रोग्राम को रन अपने कंप्यूटर में, पहला प्रोग्राम ही डालना भाई अपने कंप्यूटर में, पहला प्रोग्राम डालना, हैशटैग, वेट यार, हाँ, तो बताता हूँ, हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मेन प्रिंट एफ। जब भी तुम्हें सी प्रोग्रामिंग में कुछ भी चीज़ प्रिंट करनी होती है ना, तुम लोग यूज़ करोगे प्रिंट एफ, और जो ब्रैकेट है ना, ये इसके अंदर तुम्हारा आएगी स्टेटमेंट,
कि क्या तुम्हें प्रिंट करना है। ओके, समझ गए। प्रिंट एफ सबसे पहला प्रोग्राम जो हर कोडर करता है अपनी लाइफ पे। हेलो वर्ल्ड भाई, सब लोग करोगे। और सेमी कॉलन मत भूलना भाई, हर कोडिंग लैंग्वेज में। सी और सी प्लस प्लस में तो याद रखना सेमी कॉलन डालना ही है, जावा में भी इनफैक्ट याद रखना सेमी कॉलन डालना ही है। ओके, तो बस यही चीज़ है। और ये प्रिंट करके देखना एक बार, ठीक है। अगर ये करोगे तो तुमको फिर एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे तुमको ब्रैकेट भी क्लोज करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, ठीक है। ये तो बस जैसे अपना ओपन किया अपना मेन कोड, यहाँ पे क्लोज किया, उससे पहले तुम लिख देना रिटर्न जीरो भी, ठीक है। रिटर्न तो लिखना है कि मैं तुम्हारा कोड यहाँ पे कंप्लीट है, ठीक है। रिटर्न करती है स्टेटमेंट। ओके, प्रिंट है तुम्हें हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता हुआ मिल जाएगा। ओके, अपने वी एस कोड में जाना या रेप्लिट में जाना, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोडिंग एडिटर में, या फिर ऑफलाइन जो भी हो, वी ऑफलाइन तो वी एस कोड डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इंट में प्रिंट टाइप करोगे हेलो वर्ल्ड, ये डालना, डबल कोट डालना मत भूलना, डबल कोट चलते हैं जब भी आपकी स्टेटमेंट लिखते हो प्रिंट एफ के अंदर, डबल कोट्स आपकी स्टेटमेंट प्रिंट, ठीक है। बता दो चीज़ें याद रखना, यहीं पे बता दो सारी चीज़ें, देखना इसको इसको अच्छे से देख के जाना। ये आपकी हुई चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टेटमेंट आएगी, हमेशा डबल कोट्स में आएगी, ठीक है। हाँ, तो आपका प्रिंट एफ से आप कोई भी चीज़ आप प्रिंट करवा सकते हो अपनी, ठीक है। हाँ, एक और बता देता हूँ, स्कैन एफ एक होता है, इससे आप यूज़र से इनपुट लेते हो, आगे समझ आएगा, अच्छे से समझो, कोई दिक्कत मत लो। यूज़र मतलब मान लो मैंने बोला कि एंटर नंबर, ठीक है। अब कंप्यूटर मुझसे पूछेगा कौन सा नंबर एंटर करूँ भाई, आप बताओ। मैंने बोला 3 पे एंटर कर, मैं 3 एंटर करूँगा तो 3 आएगा, लिखाएगा योर नंबर इज 3, ठीक है। यही चीज़ है बस, समझा रहा हूँ, आगे समझोगे अच्छे से समझ आएगा। मैंने बहुत सी बेसिक बेसिक चीज़ें यहाँ पे बता दी, ठीक है, जो यूज़ होती है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में। तो चलो टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। पहले तो मैं ये बताऊँ कि कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट होता क्या है। कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट का मतलब है कि एक कंप्यूटर्स का कलेक्शन जो काम आता है एक प्रोसेस या एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में, ठीक है। टू सॉल्व वेरियस टाइप्स ऑफ लाइक प्रॉब्लम्स होगी तुम्हारी, कोई भी कंप्यूटर प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। उन सब चीज़ों को मतलब लाइक सॉल्व करने के लिए, लाइक मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो, लाइक collection of computers, to exchange the information, तुम समझ लो, exchange the information to like solve some problems, तुम कह दो some computing problems, तुम कह लेना, ठीक है। हमने some computing problems, ठीक है। आई होप मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी। आई नो बहुत गंदा लिखता हूँ बट ठीक है। कॉर्पोरेट प्लीज प्लीज कॉपरेट करिए, कॉपरेट नॉट कॉर्पोरेट, कॉपरेट कीजिए, आई एम सॉरी। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी टाइप्स क्या होती है भाई, हाँ पहले एक चीज़ बता दूँ, लाल मार्क जहाँ पे लग गया मतलब पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूनिट 1 से इससे भी क्वेश्चन आएगा, इससे ही क्वेश्चन आएगा, पक्की बात है आएगा, ठीक है। पढ़ते हैं। पर्सनल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 आपकी ये है इन्वायरमेंट टाइप्स की, पढ़ना अच्छे से। आओ तुम्हें पढ़ाता हूँ मैं। पर्सनल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, इन पर्सनल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट देयर इज अ स्टैंड अलोन मशीन, ठीक है। एक मशीन होती है स्टैंड अलोन, कंप्लीट प्रोग्राम रिसाइड्स ऑन कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूटेड देयर, सारा प्रोग्राम उसके अंदर लिखा जाता है, उसी कंप्यूटर में एग्जीक्यूट किया करा जाता है, ठीक है। डिफरेंट स्टैंड अलोन मशीन दैट कॉन्स्टिट्यूट अ पर्सनल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट आर लैपटॉप्स, मोबाइल, एग्जाम्पल्स दे रखे तुम्हें, ठीक है। सिंपली बताओ क्या होता है पर्सनल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, जो आप खुद यूज़ कर रहे हो। हमारे तुम्हारे घर में तुम्हारा लैपटॉप है, तुम्हारा खुद का लैपटॉप है, तुम्हारा खुद का कंप्यूटर है, तुम्हारा खुद का मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। वो सब तुम्हारा पर्सनल इन्वायरमेंट है, पर्सनल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है। तुम अपनी चीज़ें, तुम खुद वहाँ पे चीज़ें करते हो, खुद एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। डन, सीन सेट, ओके। आगे बढ़ते हैं। टाइम शेयरिंग कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, इन टाइम शेयरिंग कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट मल्टीपल यूजर्स शेयर सिस्टम साइमल्टेनियसली। टाइम शेयरिंग वाले में आपका जो कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट होता है ना, जो हमारा कंप्यूटर होता है, वो एक मल्टीपल यूजर्स सिस्टम में शेयर करते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है, एक साथ।
जैसे भी है, डिफरेंट यूजर्स डू डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है, ये याद रखना। डिफरेंट, हर कोई अलग अलग यूजर कोई अलग अलग प्रोसेस कर रहा होगा, ठीक है। एंड आर अलॉटेड डिफरेंट टाइम स्लाइस एंड प्रोसेसेस स्विचेस रैपिडली अमंग यूजर्स अकॉर्डिंग टू इट, ठीक है। आपका डिफरेंट टाइम स्लाइस दिया होता है, ठीक है, टाइम स्लॉट होता है, और आपका प्रोसेसर भी रैपिडली स्विच होता रहता है भाई, जैसे जिसको काम पड़ता है वो उस हिसाब से स्विच भी होता रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्टूडेंट लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल कोडिंग समथिंग इन एन IDE, ठीक है। कोई भी बंदा कोड कर रहा है बाहर कहीं पे, ठीक है, उसको गाना सुनना है, साथ में गाना सुनता है अपने बैठ के, ठीक है, लिनक्स में या विंडोज़ 95 या लेटर वर्जन। एग्जाम्पल दिया अपने से, एग्जाम्पल ऑफ द शेयरिंग कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। ये लगा मतलब आप एक साथ काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। मान लो मैं कोड कर रहा हूँ, कोड के साथ मुझे गाने सुनने का मन है, मैं गाने सुन रहा हूँ, ठीक है। मैं कोड कर रहा हूँ, कोड के साथ मुझे कोई वीडियो देखनी है, मुझको तारक मेहता देखना, तो कोड के साथ भाई, कोड के साथ मैं कह रहा हूँ, मुझको तारक मेहता देखना है। मैं देखूँगा भाई, साइड में इसको वो स्प्लिट व्यू करके मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मैं कोड भी कर रहा हूँ। तो वही है, टाइम शेयरिंग है, टाइम शेयरिंग कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। क्या बेसिकली टाइम को यूजर्स शेयर सिस्टम साइमल्टेनियसली, कैसे आप उसको डिफरेंट टाइम स्लाइस में यूज़ करते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। In client-server computing environment, two machines are involved. That machine and server machines, that client machine and server machine, sorry, ठीक है, सुन लो, मैं भी तुम्हें पढ़ पढ़ के बता दूँ, क्योंकि इसमें अच्छा लिखा हुआ है, पढ़ लोगे सब समझ आ जाएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से। क्लाइंट सर्वर मशीन क्या होता है, कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, दो मशीन्स होती है, एक होती है क्लाइंट की मशीन, एक होती है सर्वर की मशीन, ठीक है। और समटाइम्स सेम मशीन ही क्लाइंट और सर्वर दोनों को सर्व करती है, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सब लिखा हुआ है, सब मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन दिस द कंप्यूटिंग environment client request रिसोर्स या सर्विस एंड सर्विस प्रोवाइड्स दैट रिस्पेक्टिव रिसोर्स, ठीक है। मान लो मैं क्लाइंट कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में हूँ, ठीक है। मैंने तुमसे कुछ चीज़ मांगी, भाई मुझे तुम एक वेबसाइट बना के दो, ठीक है। तुम मेरे सामने बैठे हो, सामने या कहीं और जगह बैठे हो, ठीक है, तुम्हारे पास वो चीज़ गई और तुमने मुझे उस चीज़ का रिसोर्सेज प्रोवाइड कर, तुमने मुझे एक वेबसाइट बना के दी, ठीक है। तो तुम हुआ सर्वर कंप्यूटिंग क्लाइंट में और मैं हुआ क्लाइंट वाली उसमें क्लाइंट कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में, ठीक है। तुम हुआ सर्वर कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में। तो यही चीज़ है, एंड अ सर्वर कैन प्रोवाइड सर्विस टू मल्टीपल क्लाइंट्स, तुम्हें पता ही है, एंड हेयर मेनली कम्युनिकेशन हैपन्स टू कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, इजी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझोगे समझ आ जाएगा, पढ़ने पढ़ने की बात है बस, ओके। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है भैया, देखते हैं। इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट मल्टीपल नोड्स आर कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग नेटवर्क, बट फिजिकली दे आर सेपरेटेड, ठीक है। काफ़ी सारी नोड जो होती है एक साथ जुड़ी होती है कंप्यूटर से, बट एक फिजिकली ना वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह जा रही है, ठीक है। और कोई भी दूसरा एक सिंगल टास्क इज परफॉर्म लिखा जाए, सिंगल टास्क इज परफॉर्म बट डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डिफरेंट नोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट्स, ठीक है। मतलब एक आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में सिंपल भाषा में बताओ, ठीक है। आपकी कोई एक नोड है, ठीक है, कोई एक चीज़ है, कोई एक चीज़ में काम करना है, और वो बट आपकी हर जगह फिजिकली सेपरेटेड है, ठीक है। यानी एक ही कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर की तरह की दूसरी जगह जा रही है, वहाँ पे एक काम हो रहा है, ठीक है। उस दूसरे कंप्यूटर में उसके वहाँ काम हो रहा है, एक कंप्यूटर के साथ दूसरी जगह जा रही है, उस कंप्यूटर में एक उसका कुछ दूसरा कुछ काम हो रहा है, ठीक है। तो वही सब वो काम जो होता है वही कंप्यूटर उसी एक कंप्यूटर के अंदर आ रहा है, ठीक है। उसी चीज़ को हम कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। तो आपका मेन कंप्यूटर उसके अंदर आपका सारा काम आ रहा है, ठीक है। तो इसमें लिखा सिंगल टास्क इज परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डिफरेंट नोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट, ओके। आगे बढ़ते हैं। ग्रिड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, अच्छा भैया ये क्या पढ़ते हैं। इन ग्रिड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट मल्टीपल कंप्यूटर्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन वर्क्स ऑन सिंगल प्रॉब्लम, हाँ। तुम कहीं मान लो किसी ऑफिस में बैठी है, उन्होंने कॉर्पोरेट लाइफ ज्वाइन करी, अब तुम्हारे साथ तुम मान लो तुम जिस डेजिग्नेशन में हो ना उसमें 10 बंदे और हैं, मान लो तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तुम भी वहाँ पे 10 बंदे और हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। वहाँ 10 बंदे और हैं और तुम सबको एक ही टास्क मिलेगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दो, ठीक है। ग्रेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट आता है वहाँ पे। मल्टीपल कंप्यूटर्स आर फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन वर्क्स ऑन सिंगल प्रॉब्लम, ठीक है। मान लो कोई एक बंदा वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, कोई एक बंदा ऑफिस में आके काम कर रहा है, कोई एक बंदा कहीं अपने दोस्त के साथ कहीं काम कर रहा है, ठीक है। तो वही है, बहुत सारे मल्टीपल कंप्यूटर होते हैं फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस, उन सबके अपने अपने इन्वायरमेंट जो होते हैं, वो एक सिंगल प्रॉब्लम जब काम करते हैं उसको कहते हैं ग्रेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। इन दिस सिस्टम सेट ऑफ कंप्यूटर नोड्स रनिंग इन क्लस्टर जॉइंट फॉर्मली परफॉर्म अ गिवन टास्क बाय अप्लाइंग रिसोर्सेज फ्रॉम मल्टीपल कंप्यूटर, ठीक है। हर कोई बंदा अपने रिसोर्स भेजेगा, काम करोगे उसके ऊपर, ठीक है। और सब परफॉर्म एक सब परफॉर्म एक सिंगल
टास्क में आप काम करते हो अपने अपने कंप्यूटर से, ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर से। इट इज़ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट वेयर सर्वर स्कैटर्ड रिसोर्सेज प्रोवाइड रनिंग एनवायरनमेंट फॉर सिंगल टास्क, ठीक है, समझ आ गया। वही मेन ऊपर वाली चीज़ लिखी है कि मल्टीपल कंप्यूटर एनवायरनमेंट फॉर सिंगल टास्क, एक टास्क कंप्लीट करते हो। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। In cloud computing environment, on-demand availability of computer system resources like processing and storage are available, ठीक है। क्लाउड तुमने सुना ही होगा, आई क्लाउड वगैरह सुना ही होगा तुमने, ऐप वगैरह में स्टोरेज प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो यही है उसका मतलब भी, इसका मतलब ऐसे ही है। इन क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज लाइक प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज आर अवेल, ठीक है। मतलब मान लो तुम कहीं हैवी प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, अब तुम्हें वहाँ पे चाहिए है स्टोरेज, वहाँ पे स्टोरेज है, स्टोरेज खत्म है, तुम्हें और स्टोरेज चाहिए, तो वहाँ पे आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग आती है, आप क्लाउड से कोई स्टोरेज लेते हो, ठीक है, और वहाँ पे फिर आप उसमें उस स्टोरेज के अंदर आप काम कर सकते हो, अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। Here, computing is not done individual technology or computer, rather it is computed in cloud of computer where all resources are provided by cloud vendor. एक क्लाउड वेंडर होता है, ठीक है, जो सारे रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करेगा चीज़ों के, ठीक है, और वहीं पे आपका सारा काम होता है, कोई इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इसमें काम नहीं करता है। This environmental primarily comprise of three services: software as a service SaaS product, infrastructure as a service IaaS product, platform as a service PaaS product, ठीक है। SaaS product तुम आगे बहुत सुनोगे, ठीक है, अगर तुम काम करोगे इसके ऊपर, जैसे बहुत चीज़ें सुनोगे इसके बारे में, ठीक है। तो यही है क्लाउड वर्किंग में कि आप कैसे उसको वर्क करते हो, ओके, कैसे आप उसकी स्टोरेज को अवेल करते हो, ये आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है। आगे बढ़ते हैं। Cluster computing environment. In cluster computing environment, cluster perform tasks where cluster is a set of loosely या फिर टाइटली कनेक्टेड कंप्यूटर एट वर्क टुगेदर। एक क्लस्टर होगा मतलब बहुत सारे कंप्यूटर होंगे, या तो वो लूजली कनेक्टेड होंगे या टाइटली कनेक्टेड होंगे, जो आपके जो वर्क टुगेदर करेंगे, ठीक है। इट इज़ व्यूड एज सिंगल सिस्टम एंड परफॉर्म टास्क पैरेलली, दैट्स वाई ऑल्सो इट इज सिमिलर टू पैरेलल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। ये तुम देखो, तुम क्लस्टर कंप्यूटर में काफ़ी सारे कंप्यूटर के नेटवर्क्स हैं, बट एज अ तुम देखोगे एक चीज़ की जगह, तो तुम्हें एक ही चीज़ दिखेगी, एक ही कंप्यूटर नेटवर्क दिखेगा वो, ठीक है, वो इसके अंदर दिखेगा, सिंगल सिस्टम एक दिखेगा तुम्हें, ठीक है। एंड क्लस्टर अवेयर एप्लीकेशंस आर स्पेशली यूजिंग क्लस्टर कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। तो भैया एक सेकेंड मार्क कर देता हूँ, कर लेना ये दोनों, ठीक है, मैंने सब समझा दिया, नहीं समझ आता वीडियो को वापस सुनो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं हर बार बोलता हूँ मेरी बातों को ध्यान से सुनो, चीज़ें क्लियर होती रहेगी, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एल्गोरिथम एंड सूडो कोड। भाई यहाँ से तुम्हारी थोड़ी कोडिंग में कहता हूँ शुरू होती है, ओके। क्या होता है भाई, आओ बता। Algorithms. These are the set of well-defined instruction steps and sequence to solve a problem. Pseudocode. It is an informal way of programming description that does not require a strict programming language, syntax or underlying technical consideration. इसको मैं समझाता हूँ, चलिए एक काम कर, वेट, यहाँ क्या खुल गया, नोट्स कहाँ में थे, ठीक है, स्क्रीन दिख रही होगी आई होप सबको मेरी, ठीक है। हाँ, नीचे चले जाओ, एक तो इसको यूज़ करना ही बड़ा दिक्कत की बात है, सॉरी मजाक कर दूँ, चलो। हाँ देखो, हम क्या पढ़ते हैं, एल्गोरिदम, तो बनाया पढ़ने कैसे बनाया, सूडो कोड, एक और चीज़ है इसके अंदर, फ्लो चार्ट, अगेन इम्पॉर्टेंट, डन, ठीक है। क्या है, शुरू करते हैं एल्गोरिदम से। भाई देखो, एल्गोरिदम का मतलब क्या है, मतलब मान लो मैंने कोई जूता खरीदा, ठीक है, मुझे कोई शू खरीदना है, सपोज करो मुझे एक शू खरीदना है, ठीक है। पहले तो मैंने शू देखा मुझे कौन से ब्रांड का खरीदना है, मैंने पहले ब्रांड चेक किया, ठीक है। मैंने उसके बाद देखा मुझे कितनी प्राइस रेंज में चाहिए, मैंने अपनी प्राइस चेक किया, ठीक है। कौन सी वेबसाइट से मंगवाना है, अमेज़न से मंगवाना है मान लो, ठीक है,
ठीक है? किस डेट को मंगवाना है, ठीक है? जूते अगर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें इसके अंदर, ठीक है? ये मैंने एक बनाया कि कैसे मेरे को जूता मंगवाना है, मैं पहले उसका ब्रांड देखूँगा, फिर मैं उसकी प्राइसिंग देखूँगा, रेंज ऑफ प्राइस देखूँगा, ठीक है? कि किस रेंज में मुझे मंगवाना है, फिर मैं किस वेबसाइट से मंगाऊँगा, अमेज़न से, फिर फ्लिपकार्ट से किससे मंगाऊँगा, देन उसका मैं डेट दूँगा, किस डेट को मेरे पास डिलीवरी आनी चाहिए, ठीक है? तो वैसे ही एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, एल्गोरिथम में ना आप जो आपका कोड होता है ना, उसका आप एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हो। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हो कि कैसे आपका कोड वर्क करेगा, कैसे आपका कोड चलेगा। मान लो मैंने लिखा कि पहले मेरा स्टार्ट होगा वीएस कोड, ठीक है? उसके बाद मैंने बोला कि मेरा उसके बाद सबसे पहले मैं बनाऊँगा एक डॉट सी की फाइल, ओके? देन उसके बाद उसके अंदर सबसे मैं लिखूँगा अपनी हेडर फाइल जो है include stdio.h, ठीक है? देन उसके बाद मैं इंट मेन लिखूँगा। देन मैं लिखूँगा printf और उसके अंदर मैं डालूँगा अपना वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड, ठीक है? ये मेरा होता है एल्गोरिदम, ठीक है? और ये जो मैंने बनाया ना ये चीज़, ये मेरी होती है फ्लो चार्ट, ठीक है? ये मेरी होती है फ्लो चार्ट कि भाई मैंने इसको फ्लो चार्ट में एक बताया है कि कैसे मैं स्टेप्स को फॉलो करूँगा। जैसे मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने जूता देखा, जूता लेना है, ठीक है मुझे। मैंने ब्रांड देखा, मुझे ब्रांड कौन-सा चाहिए, फिर ब्रांड का मैंने प्राइस देखा, किस रेंज में चाहिए, फिर मैं कौन-सी वेबसाइट से मँगवाना है, कौन-सी डेट को मँगवाना है। उसको ही मैंने एक स्ट्रक्चर फॉर्म में बताया कि हाँ भाई इस एक ब्रांड को मैंने इससे कर दिया। मैंने प्राइस को वैसे मैं सबको सेम रेक्टेंगल बॉक्स में कर रखा है। मान लो मैं प्राइस को ऐसे ऐसे फॉर्म में करूँ डायगोनली, इसको मैं थोड़ा रोम्बस फॉर्म ऐसे कर दूँ, इसको मैं थोड़ा रोम्बस फॉर्म में कर दूँ। कैसे होता है रोम्बस? ऐसे ही होता है शायद, मैं भूल गया, सॉरी। ठीक है? ऐसे ही। तो हाँ, वो शेप के हिसाब से करते हैं, तो इसका फ्लो चार्ट बनता है कि हाँ, अभी मेरे को ऐसे इसको फ़ॉलो अप करना है, ठीक है? तो ये मेरा एक बनता है फ्लो चार्ट कि हाँ, ऐसे-ऐसे मैं फ़ॉलो करूँगा चीज़ों को। और एल्गोरिथम आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हो कि कैसे मैं उसको करूँगा, ठीक है? अब बारी आती है सूडो कोड की। सब यहीं पे समझाता हूँ, बहुत ईज़ी है। सूडो कोड क्या होता है भैया? देखो, तुम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करोगे, कंप्यूटर में तुम लिखोगे पूरा इंक्लूड stdio.h प्रिंट इंट में printf हेलो वर्ल्ड इफ एल्स स्टेटमेंट डालोगे, अपनी फॉर लूप डालोगे, सब डालोगे, ठीक है? उससे पहले हम बताओ क्या करते हैं, अगर तुम जब हाई लेवल प्रोग्रामिंग करते हो, सूडो कोड लिखते हैं कि भाई सूडो कोड का मतलब क्या होता है? ये यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि इट इज एन इनफॉर्मल वे ऑफ प्रोग्रामिंग डिस्क्रिप्शन दैट डज नॉट रिक्वायर एनी स्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स, ठीक है? इसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हो कि मान लो मतलब मैंने लिखा कि मैंने लिखा, मैंने पूरा कोड ही लिखा, मतलब मान लो मैंने ऐसे लिखा इंक्लूड stdio डॉट एच, मैं यहाँ पे सिंटेक्स नहीं दिख रहा कि सिंटेक्स मेरा क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पे अपना सिंटेक्स नहीं रहा, मैं सिंटेक्स क्या होना चाहिए, बस मैं बस लिख रहा हूँ कि मेरा प्रिंटफ होना चाहिए, मेरा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आएगा, हेलो आएगा मेरा यहाँ पे, ठीक है? मैंने देखो मैंने सिंटेक्स नहीं देखा, मैंने को पता है कि यहाँ पे भी सेमीकोलन आना है, यहाँ पे डबल कॉमा आना है, इसको मैं ऐसे रखूँगा, ठीक है? मुझे पता है ये चीज़, बट मैं इसको देख नहीं रहा, मैं बस सूडो कोड लिख रहा हूँ कि एक रफ कोड लिख रहा हूँ, ठीक है? सूडो का मतलब क्या है? फेक होता है, पहले सूडो का मतलब क्या होता है? फेक होता है। और मैं इसको कहता हूँ रफ कोड, कि ये कि रफ कोड है भाई, जो मैं लिखता हूँ, जो मैं मतलब अपने दिमाग में बिठा चुकी है कि हाँ, मुझे इस प्रोसेस को ऐसे फ़ॉलो करना है, इस कोड में मुझे ये स्टेप स्टेप फ़ॉलो करना है, ये प्रोसेस फ़ॉलो करना है और मैं इस हिसाब से ही चलूँगा, ठीक है? तो मैं एल्गोरिथम समझ आ गए, सूडो कोड समझ आ गए और एक प्लस पॉइंट तुम्हें फ्लो चार्ट्स भी समझ आ गए, ठीक है? इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो एक बार इसको पढ़ लेना, एक मैंने लिखा है ना रफ ड्राफ्ट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है? वही चीज़ है। तो एक बार पढ़ लेना इसको ढंग से, ठीक है? तुम्हें सब चीज़ें समझ आ जाएगी, कोई डिफरेंस पढ़ लेना, आता है ये पेपर में। और प्लस तुम्हारी फाइल जब लैब में बनाओगे वहाँ पे भी आपको लिखना पड़ता है, आपका कोड लिखना पड़ेगा, एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा, फ्लो चार्ट लिखना पड़ेगा। तो हाँ, समझ लेना, ओके? अब यहाँ से आपका शुरू होता है सी। तो अब हम पढ़ेंगे सी टोकन्स, ठीक है? क्या होते हैं भाई? और पढ़ते हैं, समझ आएगा। अरे पेन नहीं चल रहा, चल गया, हाँ ठीक है। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स आर नोन एज टोकन्स, ठीक है? कोई भी जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है उसको हम टोकन कहते हैं। डन, ठीक है? एंड सी हैज 6 टाइप ऑफ टोकन्स। कौन कौन से भैया?
आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग्स, स्पेशल सिंबल्स, ऑपरेटर्स। एक एक करके सबको पढ़े आ जाओ। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? These are the name of variables, functions and arrays, ठीक है। आइडेंटिफायर को बेसिकली, आइडेंटिफायर्स एक नेम होते हैं वेरिएबल, फंक्शन और एरेज का, ठीक है। कि हम एक कीवर्ड कह लो इसे, या फिर इसे कह लो कि एक आपका नेम, कुछ वेरिएबल्स या फंक्शंस वगैरह का जो आप आइडेंटिफायर में देते हो, ठीक है। सिंपली एक नेम, ठीक है, जो आप देते हो किसी को भी, किसी अपने उसको क्या कहते हैं फंक्शन एरे वेरिएबल किसी को भी, कि मान लो मैंने दे दिया एज दे दिया, मैंने नेम दे दिया, ठीक है, नेम तो मैं लिखा ही है, मतलब इसमें एज दे दिया, मैंने उसमें दे दिया कि जॉब सैलरी, ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है। उसको हम आइडेंटिफाइज कहते हैं, ठीक है, कि नेम देना आपके किसी वेरिएबल फंक्शन या एरेस को। ओके, समझ आ गया, डन। चलो रूल्स पढ़ लो इसके एक बार, रूल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है इसके। द फर्स्ट लेटर ऑफ द आइडेंटिफायर शुड बी आइदर अल्फाबेट और अंडरस्कोर। समझ गए? आपको जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा इसका ऑफ एन आइडेंटिफायर शुड बी आइदर अल्फ़ाबेट ए, या फिर अंडरस्कोर, या फिर ए बी सी कुछ भी, या फिर होगा आपका इसका अंडरस्कोर, ठीक है। ये आपका मेन पॉइंट है इसका पहला। अब दूसरा पॉइंट क्या है? कैन ओनली कंटेन कैरेक्टर डिजिट अंडरस्कोर, ठीक है। आप इसके अंदर सिर्फ यही चीज़ें डाल सकते हो, अपने कैरेक्टर डाल सकते हो, कोई डिजिट डाल सकते हो, अंडरस्कोर डाल सकते हो। ओके, कीवर्ड्स कैन नॉट बी नेम्ड एज आइडेंटिफायर। याद रखना, जो आपके कीवर्ड्स होते हैं उनको आप आइडेंटिफायर नेम नहीं दे सकते, ठीक है। अगला क्या है? कॉमास एंड ब्लैंक स्पेस आर इन्वाइटेड व्हाइल नेमिंग आइडेंटिफायर। ट्रू बात है भाई। आप कॉमा या फिर कोई ब्लैंक स्पेस दे दो ना, जैसे आपने कोई कॉमा या फिर कोई ब्लैंक स्पेस छोड़ के दी, वो आपके इनवैलिड रहेगी, ठीक है। हाँ, आप ऐसे दे सकते हो कि आपने एक लाइन डाल दी, वो आपकी मानी जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग में से हमने बताया ना इसके अंदर शुड बी अंडरस्कोर वगैरह, जो भी अंडरस्कोर होना चाहिए, ठीक है। तो वो डालो, उसकी दिक्कत नहीं है, बट कॉमा एंड ब्लैंक स्पेस आप नहीं दे सकते हो। ओके, उसका क्या मैक्सिमम लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर 31 कैरेक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है। 31 कैरेक्टर्स होती हैं, 31 कैरेक्टर्स से एक कोई नाम को दे सकते हैं। ओके, हो गया। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कीवर्ड्स। अ कीवर्ड्स इज अ रिजर्व वर्ड्स दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग, ठीक है। एक फिक्स मीनिंग है, एक स्पेशल मीनिंग होता है इनका, जिसको हम चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, मीनिंग दैट वी कैन नॉट टेल कीवर्ड्स, ठीक है। तुमने पढ़ लिया, पढ़ के तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। क्या लिखा है? कीवर्ड सर्व एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्राम, ऑल कीवर्ड मस्ट बी रिटर्न इन लोअर केस, ठीक है। हाँ, एक ये बेसिक ब्लॉक है भाई, ये आपके बेसिक है सारे, ये जो एग्जाम्पल्स है ना इसके अंदर, ये वाले, ये आपके एक बेसिक थिंग्स है, आपके बेसिक कीवर्ड है, तो हर आपके कोडिंग लैंग्वेज में यूज़ होते ही है, ठीक है। ऑटो ब्रेक, किसी सेंटेंस को, किसी आपके लूप को ब्रेक करने के लिए। केस होता है आपका, क्या होता है कि कैरेक्टर को आपको इनपुट देने के लिए कौन जो आपको कांस्टेंट वर्ड वर्ड होता है, कांस्टेंट किसी को कांस्टेंट देने के लिए, कंटिन्यू किसी आपको लूप को वापस कंटिन्यू करने के लिए, डिफॉल्ट स्टेटमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो कीवर्ड्स वी कैन नॉट यूज इट एज अ वेरिएबल नेम, कांस्टेंट नेम एक्सेट्रा, इन सबको आप एज अ वेरिएबल कांस्टेंट नेम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसका नाम किसी को नहीं दे सकते, ये अलग से ही ये कीवर्ड्स है जो आपके यूज़ होते हैं सी लैंग्वेज में। ओके, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं भाई? कॉन्स्टेंट रेफर टू अ फिक्स्ड वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। आप में मतलब कुछ चीज़ें होती है, आप कांस्टेंट डाल देते हो जो आपके प्रोग्राम में कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। आपकी सेम टू सेम ही रहेगी आपकी पूरे होल प्रोग्राम में, वो कभी आपकी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। कॉन्स्टेंट आर ऑल्सो नोन एज लिटरल्स। ओके, कॉन्स्टेंट का टाइप दे रखे हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक में आपका इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट है। कैरेक्टर का सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट। ओके, सी टोकन्स। ओ सॉरी, मैं कह रहा स्पेशल सिंबल, मैं अभी ना क्या बोल देता हूँ, सॉरी। स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स क्या होता है भाई? कुछ आपके सिंबल्स होते हैं, जैसे मान लो इसमें ही दे रखा है एग्जाम्पल समझ भाई। ब्रेसेस, इट मार्क्स द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द ब्लॉक ऑफ अ कोड। स्टार्ट एंड मार्क होता है एंड ऑफ द ब्लॉक ऑफ अ कोड, ठीक है। आप कभी अपना कोई कोड स्टार्ट करते हो, आप पहले कर्ली ब्रेसेस लगाते हो, ये वाले, ठीक है, ये आप लगाते हो कि इससे आपका कोड शुरू हो रहा है, मार्क और एंड, इससे आपका कोड शुरू हो रहा है, इससे आपका एंड हो रहा है। पैरेंथेसिस, और इसके बीच में आपका कोड होता है वैसे, हाँ ठीक है, इसके बीच में कोड होगा। पैरेंथेसिस, इट इंडिकेट्स फंक्शन कॉल एंड इट पैरामीटर्स, ठीक है। आपके फंक्शन कॉल करते हो तो आप उसके अंदर इस पैरेंथेसिस के अंदर कॉल करोगे, ठीक है। आप कोई फंक्शन कॉल करोगे इस पैरेंथेसिस के अंदर कॉल करते हो, ठीक है। ब्रैकेट, इट इज यूज फॉर एरे मैनेजर, अगर आप किसी एरे को डिफाइन कर दो आगे जाके, तो इस ब्रैकेट के अंदर ही आप डालते हो। ओके,
comment out, comments. These are the statements that are not executed by the कंपाइलर, ठीक है, क्या लिखा है? दीज आर द स्टेटमेंट दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है, एन इंटरप्रेटर जो भी है। सी कंपाइंड कमेंट्स आर अ वे टू मेक अ कोड मोर रीडेबल, प्रोवाइडिंग मोर डिस्क्रिप्शन। हाँ, मतलब मान लो मैंने एक बड़ा कोड लिखा है, ठीक है, कम से कम 200-300 लाइन का। अब उसमें मुझे पता है कि मेरे को, जैसे कि मेरे को मान लो 60th लाइन जो मेरी है, उसके ऊपर मुझे एक चीज़ डालनी कि इसमें मैंने ये चीज़ डाल दी है, ये इसके अंदर एक वो लगा हुआ है फंक्शन। तो मैं उसको मैं कमेंट आउट के वे में लिख सकता हूँ। कमेंट आउट ऐसे डालूँगा, उसमें लिख दूँगा कि इसमें मैंने ये चीज़ करी है, ठीक है? या फिर उसका हेडिंग डाल दूँगा मैंने इसको ऐसे करा है। ओके? तो ये आपकी होती है कमेंट आउट। मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए आप ये यूज़ करते हो कि आपको बहुत सारी लाइन से कमेंट चाहिए तो आप ऐसे लिखते हो, सिंगल लाइन के लिए आप ऐसे लिखते हो। ओके? समझ आ गया? ऑपरेटर्स। अब बात आती है आपकी ऑपरेटर्स पे, ठीक है? कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली ऑपरेटर में सही बताओ तो आपके आपके क्या कहते हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस कह लो, मैथमेटिकल यूनिट्स कह लो, जो आप यूज़ करते हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। सबसे पहले इसको दो में बांट रखा है, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी और टर्नरी। ओके, यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर में इज अ ऑपरेटर इन विच यू वर्क्स ऑन अ सिंगल ऑपरेंड, ठीक है, एक सिंगल ऑपरेंड में काम करता है, एक सिंगल प्लेस के लिए काम करता है, ठीक है। जैसे कि मानो मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू +5, बी इज इक्वल टू -5, एक इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, और उसको कोई दूसरी टाइप में लिखता भी नहीं हूँ, ठीक है, इसको बस ऐसे लिखता हूँ। इसको हम कहते हैं यूनियरी ऑपरेटर। ओके, प्लस प्लस माइनस माइनस के हम यूज़ करते हैं, ठीक है, आ गया। उसके बाद आता है आपके बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर, इसमें आपके टू ऑपरेंड्स वर्क करते हैं, मतलब इसके अंदर आपके टू ऑपरेटर्स या टू वैल्यूज़ आ सकती है, टू वेरिएबल भी कह लो, तो टू वेरिएबल है, जैसे ए प्लस बी कर लिया मैंने बी प्लस सी कर लिया, ऐसे, ठीक है, दो वैल्यूज आएगी आपके अंदर, ए की एक वैल्यू आएगी, बी की एक वैल्यू आएगी। ओके, टर्नरी ऑपरेटर, थ्री ऑपरेंट्स क्या आ सकते हैं इसके अंदर आपके, ठीक है, आपके इसके अंदर थ्री ऑपरेटर्स आएंगे, और ये बेसिकली इसको कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है, ये फर्ज में बहुत काम आती है फर्ज लिखने में, ठीक है। तो ये चीज़ है इसके अंदर, मोस्टली फर्ज लिखने में आपको काम आएगी टर्नरी ऑपरेटर, ऐसे आप लिखते हो फर्ज, मतलब इस फर्ज आगे पढ़ाऊंगा, बट इसको अगर छोटे वे में लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, पहले शुरू आगे की बेस एक बार इसको बता दूँ कैसे लिखते हैं। जब अगर इस तरह से तुम आगे पढ़ोगे वैसे करके इसको ऐसे लिखते हैं, तो इस पहले तो कंडीशन, फिर हमें लगा टर्मिनल ऑपरेटर, यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। बाद में जब पढ़ोगे ना एक बार जब रिवाइज करोगे तो समझ आ जाएगा क्या कह रहा हूँ मैं। इसको लिखते हैं एक्सप्रेशन, सेकेंड एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। ये आपकी इफ स्टेटमेंट हो गई, ये आपकी एल्स स्टेटमेंट हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। ये आपका टर्मिनल ऑपरेटर का काम होता है। अच्छा हाँ, बाकी आपके ये सारे ऑपरेटर्स पता ही होगा भाई वैसे तो मैं, बट फिर भी बता दो। और प्लस माइनस इंटू मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये आपका परसेंटेज रिमाइंडर निकालने के लिए फाइंड आउट होता है, ठीक है। ओके, अब रैशनल ऑपरेटर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल, जो बेसिकली आपका कंपैरिजन ऑपरेटर होता है वही होता है, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये आपका नॉट इक्वल टू के लिए होता है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स ये एंड के लिए होता है, और के लिए नॉट के लिए, इज इक्वल टू नॉट या नॉट, ठीक है। मतलब मैंने लिखा कि ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है, मतलब मान लो मैंने ट्रुथ टेबल तो पढ़ी होगी कि 0 और 1 का जो होता है वो होता है, क्या कहते हैं, 0 होता है, सॉरी, हाँ 0 होता है, ठीक है। 0 और 1 का जो पैरेलल दे रखा है 0 और 1 का, इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हें पढ़ा ही होगा वैसे ही एंड और ऑल के टाइप, इसको हम एंड कहते हैं, इसको हम कहते हैं और, ठीक है, और इसको होता है नॉट इक्वल टू, ये होता है हमारा नॉट इक्वल टू, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर आप इसमें पढ़ लोगे कि आपके एंड के लिए होगा, ये भी आपका पैरेलल, लेस देन इक्वल टू, वेरी वेरी लेस देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन, ऑलमोस्ट इक्वल टू, या फिर इनटू एक्सपोनेंशियल के लिए, ठीक है। ये आपका बिटवाइज ऑपरेटर्स हो गए। और आप किसके बाद आते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, वो भी ऐसे ही है, ठीक है। बस आपका ऑपरेटर्स ध्यान रखने कैसे यूज़ होते हैं, आपका काम हो जाएगा। ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, तो अगर हम इसकी बात करें ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी की, तो देखो मैं तुम्हें एक बार नॉर्मल वे में समझाऊँ, ठीक है, कि टेबल है, टेबल तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है, सीधा सीधा बात बताऊँगा एकदम, नो शॉर्टकट, सीधी बात, ठीक है। क्या होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस? इसका मतलब होता है, ये प्रायोरिटी डिसाइड करता है, प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स,
ये प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ पहले होगी। क्या आपका पहले प्लस होगा, क्या आपका पहले नेगेटिव होगा, क्या आपका पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, या आपका पहले डिवाइड होगा। ये चीज़ ये सॉल्व करता है प्रायोरिटी प्रेसिडेंस, ठीक है, कि मतलब कौन सी चीज़ सबसे पहले आती है, ठीक है। अब तुमने ऐसे बोर्ड मास तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। बोर्ड मास ये फॉलो करता है, ओके, कि बोर्ड मास में मान लो मैंने लिखा 10 + 5 × 6, ठीक है, इंटू 6 है, इंटू ए है, ठीक है। अब पहले मल्टीप्लिकेशन बोर्ड मास में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन पहले आता है, मल्टीप्लाई पहले होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, उसकी हाई प्रेसिडेंस है, उसके बाद आपका प्लस होगा। अब मान लो आपके दो ऑपरेटर आ गए, वो दोनों सेम प्रेसिडेंस के आ गए, ठीक है। तब हम यूज़ करते हैं एसोसिएटिव, जब टू ऑपरेटर्स आर इन सेम प्रेसिडेंस, ठीक है। और एसोसिएटिविटी फिर इसका ऑर्डर डिसाइड करेगी। अब एसोसिएटिविटी का ऑर्डर क्या है भाई, ये एसिडिटी का ऑर्डर मैंने यहाँ दे रखा है, लेफ्ट टू राइट में आप इसको फोकस करते हो, इन सब में आप राइट टू लेफ्ट फोकस करते हो, इन सब में लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और प्रेसिडेंस का आपको वो भी दे रखा है कि प्रेसिडेंस कैसे चलता है, किस ऑर्डर में चलता है, पहले जब आप फंक्शंस कॉल करते हो उसका आपके प्लस माइनस आपके वो चलते हैं सब, इन्हीं ऑर्डर में आपकी चीज़ें फॉलो होती है, ठीक है। बेसिकली तो बहुत ईजी है, तुमको ऐसा लगता है कि बड़ी चीज़ है, नहीं ऐसा कुछ आपको फॉल लर्न करने की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बस एक बार तुम चीज़ें समझने लगोगे ना, एक बार ऑपरेटर होते एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह, रिलेशन ऑपरेटर वगैरह, ठीक है, बिट वाइज एक्सॉर, देखो तुम एक बात याद रखो, बिट वाइज एक्सॉर, बिट वाइज एंड, ये सब तो एंड में ही आते हैं, इनकी दिक्कत नहीं है, सबको ऑलमोस्ट सब कुछ लेफ्ट टू राइट है। बस एंड में कंडीशनल देखना, कंडीशनल का और असाइनमेंट ऑपरेटर का, ये है राइट टू लेफ्ट, बाकी फिर एंड में तो लेफ्ट टू राइट है ही, ठीक है। तो ऐसे देख देख के काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी मोस्टली सब कुछ लेफ्ट टू राइट ही है भाई, यहाँ पे सब कुछ लेफ्ट टू राइट ही है, ये चीज़ है बस आपकी। ये जो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, यूनरी वाले सारे आपके क्या कहते हैं प्रेसिडेंस में, प्रेसिडेंस क्या था भाई, एसोसिएटिव राइट टू लेफ्ट में, एसोसिएटिव उनके राइट टू लेफ्ट में, बाकी सबकी लेफ्ट टू राइट में भाई, सबको देखो लेफ्ट टू राइट में ही, ठीक है। दो तीन क्या वो आपको याद हो जाएगी आराम से, ठीक है। और प्रेसिडेंस आपको जो आपकी वो है प्रायोरिटी, खुद ही आपको याद हो जाएगी, ठीक है, इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस एक बार पढ़ना अच्छे से 2-3 बार लगाकर लगातार हो जाएगा। यहाँ मैंने दे भी रखा एग्जाम्पल कि कैसे चीज़ें फॉलो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब तुम उस एग्जाम्पल को देख सकते हो, में चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। आई थिंक ये लास्ट टॉपिक बस इस पेज का, या आई गेस सो, यस लेट्स गो। तुम एंड में एक यूनिट 1 का वन शॉट भी तुमने ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाले हो, सो ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। बाकी तुम्हें अगर और एग्जांपल्स चाहिए इस यूनिट 1 के, ठीक है, तो तुम नोट्स, पेड नोट्स ले सकते हो बंक टू ब्रेन्स की वेबसाइट में जाके, ठीक है, तुम्हें मिल जाएंगे वहाँ पे, ओके। बाकी ये नोट्स तुम्हारे पास है ही, फ्री नोट्स, बहुत अच्छे नोट्स हैं, पढ़ना है इसको आराम से, सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। टाइप कन्वर्जन क्या होता है, टाइप कन्वर्जन इन सी इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब हम ये पढ़ेंगे क्या होता है ये। असल तुमको लोग क्या होगी कि भैया टाइप कन्वर्जन होता क्या है, इसका मतलब क्या है। देखो मैं बताता हूँ इसका मतलब, ठीक है। टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है कि किसी वेरिएबल ऑफ वन डेटा टाइप को कन्वर्ट करना किसी दूसरे वेरिएबल में। सिंपल सी बात है, कन्वर्टिंग, कन्वर्टिंग वन वेरिएबल डेटा टाइप टू एंड डेटा टाइप, सिंपल एज दैट, इसका मतलब ये है, ठीक है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, दो सॉरी इसके दो पार्ट है टाइप कन्वर्जन के, ठीक है। मैंने बताया तुम्हें क्या होता है, मतलब इसका दो पार्ट है। पहला आता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट का क्या टाइप, व्हेन द टाइप कन्वर्जन इज परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर विदाउट प्रोग्रामर्स, ठीक है। ऑटोमेटिकली कंपाइलर आपका टाइप कन्वर्जन कर देता है, ठीक है, खुद ही आपके वेरिएबल को बदल देगा वो, ठीक है। सच टाइप कन्वर्जन इज नोन एज इम्प्लिसिट, मतलब ऑटोमेटिकली खुद ही कर देता है वो चीज़ें कंपाइलर आपका, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, इंक्लूड एच टी डॉट एच, इंटेक्स किया क्या वाई था, वाई इम्प्लिसिट, यहाँ पे लिखा हुआ वाई इम्प्लिसिट कन्वर्टेड इनटू एस क्या वैल्यू, ठीक है, एस क्या वैल्यू होती है आपकी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म था अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, क्या था, एक सेकंड मैं भूल गया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हाँ लिख देता हूँ मैं, एक बार तुम्हें, एक बार मैं भी भूल गया था गलती से, भूलना मत। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर
इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। स्काई वैल्यू होती है, इसको स्काई वैल्यू कहते हैं। उनकी वैल्यू ऑफ ए इज 97 से शुरू होती है फॉर वैल्यू ऑफ ए स्मॉल ए के लिए, ठीक है। तो ठीक है, कैरेक्टर वाइज इक्वल टू ए था, बाई एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बाई किया मैंने, ओके। मैंने एक्स से इम्प्लीटली यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली उसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और उसको फ्लोट जेड इक्वल एक्स प्लस 1.0 किया तो प्रिंट एफ करके मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोड समझना है एक बार, आ जाएगा समझ, बहुत ईजी है। टर्मिनेट टाइप कन्वर्शन, वैसे ये पेपर में आज तक तो इतना नहीं आया, बट आ सकता है कुछ भी, पता नहीं किसी चीज़ का कब आ जाए क्या आ जाए, तो आ सकता है। और ये इसका ऑर्डर दे रखा है कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं, कैसे इसका ऑर्डर फॉलो होता है, ओके। Next and last part, explicit type conversion. The type conversion performed by the programmer by posing the data type of the expression of specific type is known as explicit. इसमें यूज़र ही, मतलब हम कोडर ही इसके अंदर प्रोग्राम वो देते हैं, हमारा कन्वर्जन टाइप देते हैं, तभी ये इसको चेंज करता है। मैनुअली बाय द प्रोग्रामर इट कैन बी डन, ओके। लिखा था पोजिंग डेटा टाइप एक्सप्रेशन और स्पेसिफिक टाइप, ठीक है। हम पोजिंग देते हैं, एक हम डेटा टाइप जिसको देंगे एक्सप्रेशन का, उसको चेंज करेगा, ठीक है। इंट में क्या डबल एक्स किया मैंने 1.2, डबल का मतलब क्या होता है, दो इंटीजर, ठीक है। 0.1 0.2 इंटीजर हम जो लेते हैं चीज़ें, ओके। डबल उसका क्या एक्सप्लिसिट कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट हमने करना था, तो इंट सम इंट एक्स प्लस 1 कर दिया हमने, ठीक है। इसने क्या कि इसकी वैल्यू इंटीजर में चेंज कर दी, एक्स की वैल्यू डबल एक्स की वैल्यू इंटीजर में चेंज कर दिया। डबल की एक्स में लगा दो डबल वैल्यूज आई थी उसकी, 1.2 जैसे इसमें आई, ठीक है, दो में आई थी, बस इसने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया और हमारे ग्राउंड ऑफ के आउटपुट आ गया 2, ठीक है। बस यही है आपका एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, और इसके कोड चाहिए आपको पेड नोट से मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ से देख लेना, नहीं वो खुद से ट्राई करो, ठीक है, तुम्हें समझ चीज़ें आ जाएगी, ओके। तो बस, तो इसी के साथ आपका पहले यूनिट का वन शॉट होता है ख़त्म, ठीक है। आई होप तुम्हें सब चीज़ें समझ आई होगी, जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया था उसको वापस गो थ्रू कर लेना, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो सब समझ आया होगा, ठीक है। नहीं भी समझ आया एक बार वापस देखो वीडियो को, ठीक है, सब समझ आ जाएगा। और एक बार बंक टू ब्रेन की वेबसाइट में जाके तुम लोग नोट्स देख सकते हो, ठीक है, पेड नोट्स देख सकते हो कि तुम्हें अच्छे लगेंगे तो, क्योंकि वहाँ पे और सारे कोड्स मैंने दे रखे हैं और थोड़ी डिटेल वर्जन दे रखा है उसमें, प्लस उसके अंदर मैंने दे रखे हैं PYQ, ठीक है। शिट, हाँ PYQ उसके अंदर मैंने दे रखे हैं, ठीक है, ठीक है, PYQ दे रखे हैं, प्लस थोड़े मिडसेम के भी क्वेश्चन है जो मुझे अच्छे लगे थे, मैंने उसके अंदर डाल रखे हैं। तो बस देखो जाके एक बार, ठीक है, पेड ले लो वो ले लो, बाकी नोट्स एक बार रिवाइज करना। तो फिर बस मिलते हैं आपसे यूनिट 2 की वीडियो में, तब तक के लिए बस पढ़ते रहो और ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, ओके। चलो बाय बाय।